मॉडर्न गर्लफ्रेंड के लिए प्रेग्नेंट बीवी को किया बेदखल। इलायची वाली चाय तो बन गई है, अब जाकर इन्हें जगाती हूँ। सुबह सुबह चाय पीकर इनका दिन बन जाएगा। अरुणिता चाय का कप लेकर अपने कमरे में सो रहे शेखर के पास आती है। ए जी, उठिए ना, उठिए जी, सुबह हो गई है। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। अरुणिता बस 5 मिनट और सोने दो। सुबह के 7 बज रहे हैं और इनका 5 मिनट आधा घंटा होता है। अभी इन्हें उठाती हूँ। अरुणिता अपने गीले बालों से शेखर के ऊपर पानी छिड़कती है, जिससे शेखर नींद से जागता है और अरुणिता का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। सुबह सुबह बहुत मस्ती आ रही है तुम्हें, अभी बताता हूँ। अरे छोड़िए, कोई आ जाएगा। मैं तो बस आपको चाय पीने के लिए जगा रही थी। उसके लिए बालों से पानी छिड़कना पड़ता है। सॉरी बाबा, अब तो छोड़िए, कोई आ जाएगा। अरे मैंने अपनी बीवी को पकड़ा है, अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं कि किसी के आने से डरूं। तभी कमरे में आशा आती है और शेखर घबराकर अरुणिता को छोड़ देता है और आशा ये देखकर हड़बड़ाकर वापस चली जाती है। ये क्या किया आपने? अब मैं माँ जी को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो तुम समझो और तुम्हारी सास समझे। अब तुम मुझे मेरी चाय दो। जिसके बाद शेखर चाय पीने लगता है और अरुणिता शर्माते हुए वापस किचन में चली आती है। मेरे बहू बेटों में कितना प्यार है। माफ करना बहू, मैं गलत समय पर आ गई थी और वो नाश्ते का समय हो गया है, नाश्ता बना दे। जी माँ जी। भाभी, नॉन स्टॉप रोमांस के लिए दरवाजे को लॉक कर लिया कीजिए। हे भगवान, ननन जी को भी पता चल गया। ए, भाभी को परेशान मत कर, चल भाग। बहू, तू आराम से नाश्ता बना और अब इतना भी मत शर्मा। वैसे भी तेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, अब जल्दी से हमें खुशखबरी सुना दे। अरुणिता के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और इसी तरह अरुणिता नाश्ता बनाती है और डाइनिंग टेबल पर सबको परोसती है। बहू, हमेशा की तरह आज भी खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। मेरी बहू तो अन्नपूर्णा है, सीधी सादी गाय की तरह। सर पर पल्लू, आँखों में लाज, मन में बड़ों के लिए इज्जत और अपने पति के लिए प्यार और सम्मान। इन शॉर्ट भाभी परफेक्ट है, क्यों भैया? हाँ बिल्कुल, और थैंक यू माँ, अरुणिता से मेरी शादी करवाने के लिए। और फिर पूरा परिवार नाश्ता करता है। फिर शेखर अपना ऑफिस बैग लेकर ऑफिस चला जाता है और फिर इसी तरह दोपहर होती है और अरुणिता छत पर कपड़े फैला रही होती है। सारे कपड़े धुल गए हैं, अब कपड़े फैलाकर दोपहर का खाना बना लेती हूँ। अरुणिता दीदी, इधर देखो अपनी बगल की छत पर। हाँ रवीना, दोपहर के खाने में क्या बना रही हो? अभी कुछ सोचा नहीं, सोच रही हूँ भिंडी बना लूँ। हाँ हाँ दीदी, बढ़िया है, बना लो। फिर अरुणिता छत से अपने कमरे में आती है और शेखर को फोन करती है। बोलिए धर्मपत्नी जी। आप दोपहर के लंच में क्या खाएंगे और रात के लिए भी क्या खाना बनाऊं? अरे तुम इतना क्यों परेशान होती हो? मैं ऑफिस कैंटीन से खाना खा लूंगा और रात के लिए सबकी पसंद का कुछ बना लो। मेरे होते हुए आप बाहर खाना क्यों खाएंगे? आप बताइए ना क्या खाएंगे, मैं बना कर लाती हूँ। तुम्हें तो पता है ऑफिस कैंटीन में अच्छा खाना मिलता है, मैं ऑफिस कैंटीन से खा लूंगा। नहीं, आप बाहर का कुछ मत खाइए, मैं आपके लिए लंच लेकर आ रही हूँ। ठीक है। फिर शेखर फोन रख देता है। आप दोनों में आज भी नए कपल जैसा प्यार है। हाँ, हम दोनों में बहुत प्यार है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हमें जहाँ तक पता है आप दोनों की लव मैरिज तो नहीं हुई थी, फिर भी इतना प्यार। हाँ, लव मैरिज नहीं हुई थी, पर लव मैरिज से भी ज्यादा लव है हम दोनों के बीच में। अरुणिता को अपना लाइफ पार्टनर बनाना मेरी लाइफ के बेस्ट डिसीजंस में से एक है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन आशा को घर के बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। बाहर इतना ढोल नगाड़ा कौन बजा रहा है? अरे भाग्यवान, वो तो बाहर जाकर ही पता चलेगा। पूरा परिवार अपने घर के बाहर आता है और देखता है पड़ोसन सुमित्रा अपने बहू बेटे को लिए ढोल बजवा रही होती है। अरे आशा दीदी, मुंह मीठा कीजिए। मुंह तो मीठा करूंगी, पर खुशखबरी क्या है? बेटे को प्रमोशन मिल गया है क्या? ऐसा ही समझो। अरे सिर्फ उसे ही नहीं, मुझे भी प्रमोशन मिला है। मेरी बहू मुझे दादी बना रही है, वो भी एक साथ 2-2 बच्चों की। भैया जी, बहू, कीर्ति, सब मुंह मीठा कीजिए, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे सुमित्रा बहन, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है, अब उसका अच्छे से ख्याल रखना और कुछ जरूरत पड़े तो बताना। फिर पूरा परिवार अपने घर लौट आता है और फिर शाम को बालकनी में, पता नहीं मैं कब दादी बनूंगी, मेरी बहू कब मुझे खुशखबरी सुनाएगी। तभी अरुणिता चाय लेकर आती है। माँ जी, आपकी चाय। बहू 7 साल से शाम को चाय ही पिला रही है, कभी किसी शाम अपनी प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी भी सुना दे। माँ जी, देख बहू, समय पर बच्चे कर लेने चाहिए। ज्यादा उम्र हो जाने पर बच्चे होने में बहुत परेशानी होती है और तुम्हारी शादी को 7 साल हो गए हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम लोग डॉक्टर से बात करो। नहीं माँ जी, डॉक्टर की कोई बात नहीं है। तो फिर
बहू हम बूढ़ों के मरने से पहले हमारे पोते पोतियों का चेहरा दिखा दे। इतना कहकर आशा चाय पीते हुए चली जाती है और फिर अगली सुबह छत पर माँ जी की बात भी सही है, हम दोनों के प्यार की कोई निशानी होनी चाहिए, पर ये बात उन्हें कैसे कहूँगी, कितना अजीब लगेगा। हाँ, आज रात सारा खाना उनकी पसंद का बनाती हूँ और कमरा भी अच्छे से सजा देती हूँ, खुश हो जाएंगे। अरुणिता शेखर के पसंद का खाना बनाती है, फिर अपने कमरे की साफ सफाई करके कमरे में रूम स्प्रे छिड़कती है। तभी शेखर भी आ जाता है। आ गए, ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। ओहो, ट्रू लव। आप कपड़े बदल लीजिए, मैं सबका खाना परोसती हूँ। शेखर अपने कपड़े बदलता है और फिर डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। देखिए ना भैया, भाभी ने आज कुछ भी अच्छा नहीं बनाया है। सब इतना अच्छा तो है, मेरी पसंद का खाना तुझे अच्छा नहीं लग रहा? ओह, आज खाना आपकी पसंद का बना है, पर भाभी ने सिर्फ आपकी पसंद का खाना क्यों बनाया है? ओहो, भाभी, आप सिर्फ भैया को प्यार करती हैं, हमें नहीं। तुम लोग हमेशा अपने भैया भाभी को परेशान क्यों करते हो? बहू, तू शेखर की प्लेट लगा, बेटा तू खाना खा। अरुणिता शर्माते हुए शेखर को खाना परोसती है। फिर शेखर और पूरा परिवार साथ में खाना खाते हैं। फिर शेखर और अरुणिता अपने कमरे में चले आते हैं। हमारा कमरा कितना अच्छा लग रहा है, और ये खुशबू, वाह, आज तो ऑफिस की सारी थकान मिट गई। आपको खाना पसंद आया? हाँ, और आज मैं सोऊंगा नहीं, आज हम सारी रात बात करेंगे। अरुणिता और शेखर बैठकर बातें करने लगते हैं। इसी तरह रात बीतती है और फिर अगली सुबह आशा और अरुणिता बाजार आई होती हैं। बहू, राशन तो ले लिया, और कुछ लेना है? माँ जी, और कुछ तो याद नहीं आ रहा है, थोड़ी सब्जियाँ ले लेते हैं। सब्जी वाले आलू कितने के दिए? है तो 25 रुपए किलो, पर आज 20 में बेच रहा हूँ। क्यों, आलू खराब है? नहीं नहीं, आलू तो एक नंबर है। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उस खुशी में 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो फिर हमें भी 2 किलो दे दो। और बहू देख, मैं भी इसी तरह तेरे प्रेग्नेंट होने की खुशी में सबको मिठाई बांटना चाहती हूँ। फिर आशा और अरुणिता सब्जियां लेकर घर आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दोपहर अरुणिता छत पर कपड़े फैला रही होती है। वहीं घर के बाहर आशा अपनी पड़ोसन से, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे बेटे की बीवी भी बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होगी। हाँ हाँ जरूर। तभी छत पर, मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों हो रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं माँ? जिसके बाद अरुणिता जमीन पर बैठ जाती है। तभी अपनी बालकनी से नीरज, आशा काकी, भाभी को चक्कर आ रहे हैं। आशा तेरी बहू। तभी आशा और गंगा छत पर आती हैं और सहारा देकर अरुणिता को हॉल में लेकर आती हैं। मैं नींबू पानी लाती हूँ। बहू तू ठीक है ना? क्या हुआ था तुझे? चक्कर आ गया था। तभी कीर्ति नींबू पानी लेकर आती है। फिर अरुणिता नींबू पानी पीती है। बहू, अब तो आराम लग रहा है ना? आप लोग घबराइए मत, मैं ठीक हूँ। अरुणिता थोड़ी देर आराम करती है और फिर किचन में दोपहर का खाना बनाने चली आती है। अभी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कुछ हल्का सा बना लेती हूँ। ऐसा करती हूँ, रोटी सब्जी और चावल दाल बना लेती हूँ। दाल को घी से तड़का लगा दूंगी और रोटी में भी थोड़ा घी लगा दूंगी। इतना कहकर अरुणिता खाना बनाने लगती है और वो दाल बनाते ही जैसे ही घी का तड़का लगाती है, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, और ये घी कितना गंदा महक रहा है। तभी अरुणिता को उल्टी होने लगती है, जिसकी आवाज से आशा किचन में आ जाती है। ये क्या हो गया मुझे? तबीयत इतनी कैसे खराब हो गई? बहू, तूने बाहर का कुछ खाया था क्या? नहीं माँ जी, मैं तो घर का ही खाना खाती हूँ, फिर भी चक्कर आ रहे हैं, जी मचल रहा है, उल्टियाँ हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बहू, ये सब तो प्रेग्नेंट होने के लक्षण है, जल्दी डॉक्टर के पास चल। आशा अरुणिता को तैयार करती है और फिर दोनों डॉक्टर के पास चली आती हैं, जहां डॉक्टर अरुणिता का चेकअप करती हैं। मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट है, 1 महीना हो गया है। वाह बहू, तूने तो दिल खुश कर दिया। चल, सभी को तेरे प्रेगनेंसी की खुशखबरी सुनाते हैं। फिर आशा और अरुणिता घर चली आती हैं और शेखर को भी सब घर बुला लेते हैं। माँ, घर क्यों बुलाया है, जल्दी बताओ। हाँ भाग्यवान, जल्दी बताओ। शेखर, तेरी बीवी प्रेग्नेंट है, अरुणिता बहू प्रेग्नेंट है। इसका मतलब मैं दादा बनने वाला हूँ। वाह बहू, तूने तो दिल खुश कर दिया। क्यों शेखर, तुझे खुशी नहीं हुई क्या? पापा, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू अरुणिता। कांग्रेचुलेशंस भैया भाभी। कांग्रेचुलेशन भैया भाभी। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, जल्दी से मेरा नेक निकालो और प्रेग्नेंट बीवी की सेवा में लग जाओ। हाँ बेटा, अब से तुझे बहू का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं अरुणिता का ध्यान रखूंगा। शेखर कीर्ति को नेक देता है और पूरा परिवार खुशी से भर जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक सुबह शेखर बाथरूम में नहा रहा होता है। ये बाथरूम से पानी क्यों नहीं जा रहा है? जरूर पाइप में अरुणिता के बाल फंसे होंगे।
शेखर पानी जमे बाथरूम में नहाता है और फिर कपड़े पहनकर बाल कंघी करने आता है। तभी कंघी में बाल देखकर, छी, कंघी में भी बाल फंसा है। ये अरुणिता के बाल इतने क्यों झड़ने लगे हैं? अरुणिता, हाँ जी बोलिए। तुम्हारे इतने बाल क्यों झड़ रहे हैं? जहाँ देखो तुम्हारे बाल ही मिलते हैं। ये तो वो। क्या बोल रही हो? ठीक से बोलो। तभी कमरे में आशा और कीर्ति आती हैं। अपनी पत्नी के ऊपर क्यों चिल्ला रहा है? अरुणिता प्रेग्नेंट है, बस इसलिए उसके बाल झड़ रहे हैं। माँ देखो, अरुणिता के बाल कितने गंदे हो गए हैं, देखने में ही अच्छे नहीं लगते हैं, ऊपर से ये टूटे बाल। माफ कीजिए जी। भैया, आप भाभी के लिए एक बढ़िया शैम्पू और तेल लेकर आइए, उससे भाभी के बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। ठीक है। फिर शेखर सबके साथ नाश्ता करता है और ऑफिस चला जाता है, जहाँ लंच टाइम में। शेखर, आज तुम लंच में फ्राइड राइस लाए हो, थोड़ा शेयर करो। हाँ लो ना। शेखर सभी कलीग्स को फ्राइड राइस देता है और खुद भी लंच करने लगता है। तभी मुंह से बाल निकालते हुए, लंच बॉक्स में भी अरुणिता के बाल ही हैं। छी छी। शेखर, ऐसे तो भाभी जी गंजी हो जाएंगी। लंच बॉक्स में अरुणिता के टूटे बाल से शेखर को बहुत एम्बेरसमेंट होती है। ऐसे ही महीना बीतता है। अरुणिता का पेट बाहर निकलने लगता है और एक दिन आईने के सामने, मेरे चेहरे में हल्का पीलापन हो गया है, चेहरे की चमक खत्म सी हो गई है। तुम आज देख रही हो, मैं तो 1 महीने से देख रहा हूँ। अब तुम पहले जैसी सुंदर नहीं लगती हो। मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, ये तो प्रेगनेंसी के कारण हो रहा है। इतना कहकर अरुणिता बाथरूम की तरफ भागती है और बाथरूम में उल्टियां करने लगती है। हे भगवान, छी, सुबह सुबह पूरा मूड खराब कर दिया। मुझे नहीं नहाना इस बाथरूम में। कुछ दिनों से आप बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। और जो तुम रात के 3 बजे उठकर टहलने लगती हो, कभी काम करते करते काम अधूरा छोड़ देती हो, और परसों मेरी पेंट धोते हुए पेंट ही फाड़ दिया। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों करने लगती हूँ। मुझे अभी आपसे बात भी करने का मन नहीं कर रहा। मैं जा रही हूँ। अरुणिता कमरे से निकल जाती है। इतने नखरे तो वो न्यू इंटर्न शनाया भी नहीं करती है। फिर शेखर तैयार होता है। शेखर अरुणिता से लंच बॉक्स लेता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। नीलम, अपनी इंटर्न शनाया से मेरी फाइल भी रीड करवा दो। बॉस ने उसे इंटर्न नहीं रखा, उसे तो रिजेक्ट कर दिया, और वो अभी कॉफी एरिया में बैठी है। नीलम से ये बात सुनने के बाद शेखर शनाया के पास आता है, जहाँ शनाया ने मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई होती है और उसने माइल्ड मेकअप किया हुआ होता है। आप? मैंने सुना बॉस ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। कोई बात नहीं, कहीं और ट्राई करो। डोंट वरी, अभी मुझे इंटर्नशिप नहीं करनी थी, इसीलिए मैंने जाने दिया, वरना मैं अपने काम से बॉस को इम्प्रेस कर लेती। इतनी कॉन्फिडेंट? अरुणिता को कॉन्फिडेंट बनने में 10 साल लग जाएंगे। और ये कितनी ब्यूटीफुल है। What are you thinking? अबाउट योर ब्यूटी। ओह सॉरी, बाय मिस्टेक। रिलैक्स, एवरीवन कॉम्प्लीमेंट्स मी। मुझे ना आपकी क्यूटनेस पसंद आई। I like you. Will you be my friend? हाँ जरूर। ऐसे ही शनाया और शेखर दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन थिएटर के बाहर, तुमने मुझे मूवी देखने के लिए बुलाया है। हाँ, बहुत रोमांटिक मूवी है, साथ देखेंगे। मूवी थिएटर में शनाया रोमांटिक मूवी देखते हुए शेखर के कंधे पर सर रख देती है। लगता है शनाया भी मुझे पसंद करने लगी है। मैं भी इसके हाथों को पकड़ता हूँ। शेखर शनाया का हाथ पकड़ लेता है और शनाया भी शेखर का हाथ पकड़कर मूवी देखने लगती है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं ऐसे ही उसका हाथ पकड़कर मूवी देखती। शनाया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? शेखर, कैसा सवाल पूछ रहे हो? मुझे तुम बहुत पसंद आने लगी हो। आई लव यू। I also love you. इस तरह शेखर शनाया को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। और फिर अगले दिन, कल आप कहाँ गए थे? कहीं नहीं, मैं तो ऑफिस में ही था। तो फिर आपकी शर्ट की कॉलर पर लिपस्टिक का दाग कैसे लगा है? मैं तो ये लिपस्टिक नहीं लगाती। लग गई होगी कहीं से, हो सकता है मेट्रो में लग गई हो। आप सच कह रहे हैं ना? तुम मुझ पर शक कर रही हो? अपने पति पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, मुझे आप पर विश्वास है। शेखर झूठ बोलकर अरुणिता से बच जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर, आशा, आज तो बहू की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है ना, अगर तुम नहीं ले जाओगी तो कौन ले जाएगा? मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं बहू को नहीं संभाल पाऊंगी। भाभी को मैं लेकर चला जाता हूँ। नहीं, ये तुम बच्चों का काम नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कल चेकअप करवा लूंगी। नहीं बहू, 5वां महीना चल रहा है, समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। शेखर, शेखर, इधर आ। क्या हुआ पापा? आज बहू की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तू बहू को अस्पताल लेकर चला जा। तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं। लेकिन पापा, मुझे तो ऑफिस जाना है। ऑफिस थोड़ी देर से चला जाना, पहले बहू को डॉक्टर के पास दिखा ला। फिर शेखर को मन मारकर अरुणिता को लेकर अस्पताल आना पड़ता है। सब कुछ ठीक है, आप दवाइयाँ और सप्लीमेंट चालू रखिए। आपकी फीस, आप 5 मंथ से आ रही हैं, इसीलिए सिर्फ 5,000 विद मेडिसिन। सिर्फ 5,000? जिसके बाद शेखर मुंह बनाकर रिसेप्शन पर पेमेंट करता है और फिर अपनी गाड़ी में वापस आने लगता है।
सिर्फ 5,000। एक बच्चे में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, ये पैदा हुआ तो कितने पैसे खर्च होंगे। कैसी बात कर रहे हैं? बच्चा हमारा है तो खर्च भी तो हमारा ही होगा। हमारा नहीं, सिर्फ मेरा खर्चा हो रहा है। तुम तो छोटी छोटी बात पर डॉक्टर के पास चली जाती हो। मैंने तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड देकर ही गलती की। मेरा क्रेडिट कार्ड वापस दो। जब भी तुम्हें पैसे लगेंगे मुझसे मांगना। 1 महीने से क्या हो गया है आपको? इतनी बेरुखी से बात क्यों करने लगे हैं? खुद को देखो, कितनी मोटी हो गई हो। चेहरे में गला नहीं है, बाल झड़ते हैं, मूड स्विंग होते हैं। कौन झेले इतना। चलो अब घर आ गया, तुम घर जाओ। तभी शेखर को शनाया का कॉल आता है और शेखर तुरंत फोन काट देता है। आपको इतनी देर से किसका फोन आ रहा है? अब तक 50 बार फोन कर चुका होगा। मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, तुम्हारी वजह से लेट हो गया है, तो फोन तो आएगा ही। अरुणिता मुंह लटकाकर गाड़ी से उतरती है और घर में चली जाती है। वहीं शेखर शनाया से मिलने एक पार्क में आता है। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं अपनी वाइफ के साथ था। इसका मतलब तुम्हारी वाइफ मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तुम मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैं तो बस उसे डॉक्टर के पास ले गया था। ओह रियली? अच्छा तो बताओ, अपनी मॉडर्न गर्लफ्रेंड और अपनी प्रेग्नेंट बीवी में से किसी को बेदखल करना पड़ा तो किसे करोगे? ये कैसा सवाल है? जवाब दो वरना ब्रेकअप। अपनी मॉडर्न गर्लफ्रेंड के लिए अपनी प्रेग्नेंट बीवी को बेदखल करूंगा? मैं कैसे यकीन करूं? तो मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे एक डायमंड की ब्रेसलेट चाहिए। शेखर शनाया को लेकर ज्वेलरी शॉप में आ जाता है और एक डायमंड ब्रेसलेट खरीदता है। सर ब्रेसलेट की पेमेंट कैसे करेंगे? क्रेडिट कार्ड से। डन सर, पेमेंट हो गई। ये लीजिए मैम आपका डायमंड ब्रेसलेट। शेखर डार्लिंग, लव यू सो मच। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन। बहू, मैंने तुझे कपड़े धोने से मना किया है ना? हाँ माँ जी, पर एक जगह बैठे मन भी तो नहीं लगता। अच्छा तो तू मेरे साथ बाजार चल, बचे हुए कपड़े कीर्ति धो देगी। आशा अरुणिता को लेकर बाजार चली आती है। अब अच्छा लग रहा है ना बहू? हाँ माँ जी, तेरे पापा जी भी मुझे ऐसे ही बाजार लेकर आते थे पानी पूरी खिलाने, पर आजकल प्रेग्नेंट औरत के लिए बाजार की पानी पूरी अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, किसी रेस्टोरेंट चल, वहाँ अच्छी पानी पूरी मिलेगी। नहीं नहीं माँ जी, रहने दीजिए। नहीं नहीं तो चल मेरे साथ। फिर आशा और अरुणिता रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ शेखर शनाया के साथ लंच कर रहा होता है। वेटर रिपीट। मम्मी जी, ये तो इनकी आवाज है ना? अरे आवाज नहीं, पूरा का पूरा शेखर है। वो देख टेबल पर। मम्मी जी, उनके साथ कोई लड़की है। आशा और अरुणिता शेखर और शनाया के पास आते हैं। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुझे धोखा दे रहे हैं। तुम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यही आपकी गर्लफ्रेंड है ना, जिसकी वजह से आप मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं? इसी का फोन आता है ना आपको? बोल, कौन है ये लड़की? अरे ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, ऑफिस की इंटर्न है। पर आप तो कह रहे थे ऑफिस में मीटिंग है, यहाँ क्या कर रहे हैं? लंच टाइम है तो क्लाइंट रेस्टोरेंट में ही आ रहे हैं। हम लंच करते हुए मीटिंग कर लेंगे। शांत हो जा बहू, तू ज्यादा सोच रही है। हाँ, वैसे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तू तो कभी बहू को बाहर लेकर जाता नहीं है, इसीलिए मैं ही लेकर आ गई। माँ, क्लाइंट आने वाला है, तुम जाओ। ठीक है माँ जी, चलिए पानी पूरी किसी और दिन खाएंगे। फिर आशा और अरुणिता रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। अब तो तुम्हारी बीवी को मुझ पर शक हो गया होगा। वो गवार है, कुछ नहीं समझेगी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। अरे सब जल्दी तैयार हो जाओ, शर्मा जी के घर जागरण में जाना है। अरे भाग्यवान, सब तैयार है, सिर्फ शेखर नहीं है। मेरी बात हुई थी उनसे, वो ऑफिस में बहुत थक जाते हैं, इसीलिए जागरण में नहीं जाएंगे। हाँ, कुछ महीनों से भैया रात रात भर काम कर रहे हैं, तो फिर जल्दी चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। सभी तैयार होकर जागरण में चले जाते हैं और कुछ देर बाद शेखर शनाया को लेकर अपने घर आता है। घर में कोई नहीं है? नहीं, आज पूरी रात हम लोग साथ में बिताएंगे। ओके, वैसे टीवी कहाँ है? हॉल में। तुम चेंज करके आओ, मैं वेट करती हूँ। फिर शनाया हॉल में बैठकर टीवी देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जागरण में। माँ जी, मुझे बाथरूम जाना है, मैं घर जा रही हूँ। भाभी, मैं आपके साथ चलती हूँ। संभल कर जाना और संभल कर आना। अरुणिता और कीर्ति घर आते हैं जहाँ सोफे पर शनाया शेखर के गोद में अपना सर रखकर लेटी होती है और शेखर शनाया के बालों में हाथ डालकर टीवी देखते हुए मीठी मीठी बातें कर रहा होता है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप इसे घर क्यों लेकर आए हैं? अरुणिता, गलत मत समझो, मैं तो बस शनाया को। चुप करिए भैया, हमने सब देख लिया है। आप मुझे धोखा दे रहे हैं, ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है। अरुणिता रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और कीर्ति सभी परिवार वालों को बुला लेती है। क्यों किया तूने बहू के साथ ऐसा? अरे बेशरम जैसा क्या खड़ा है, बोलता क्यों नहीं? हाँ हाँ हाँ, शनाया मेरी गर्लफ्रेंड है और अब से हमारे साथ ही रहेगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने पति की गर्लफ्रेंड के साथ नहीं रहूंगी। हाँ तो मत रहो, मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा। तू इतना गिर सकता है मैंने सोचा नहीं था।
माँ, शनाया के पास रहने के लिए अभी घर नहीं है, इसीलिए वो हमारे साथ ही रहेगी और कुछ दिनों में हम लोग शादी भी कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? मेरे होते हुए आपको गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत पड़ गई? जरा खुद को देखो, पूरी गवार लगती हो। और मेरी मॉडर्न गर्लफ्रेंड शनाया को देखो, बोर हो चुका हूँ मैं तुम्हें देख देख कर। अगर तुम शनाया के साथ रह सकती हो तो रहो, वरना चली जाओ। चलो शनाया, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। इतना कहकर शेखर शनाया को उसका कमरा दिखाने लेकर चला जाता है। आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं? बहू, इस हालत में तेरा इतना रोना सही नहीं है। अभी शेखर की आंखों पर उस लड़की ने पट्टी बांध रखी है, तो उसकी बीवी है। अकेले में उसे समझाना, शेखर समझ जाएगा। जिसके बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर रात में जब शेखर सोने आता है, आपको कैसी लड़की चाहिए मुझे बताइए, मैं खुद को बदल लूंगी। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, शनाया नहीं बन पाओगी। एक बार हमारे बच्चे के बारे में तो सोचिए। मैं सिर्फ शनाया के बारे में सोचता हूँ। अरुणिता शेखर को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर शेखर नहीं समझता है। वहीं ये सारी बातें शनाया कमरे के बाहर से सुन रही होती है। ये मुझे इस घर से बेदखल करना चाहती है। ये कुछ करे उससे पहले मैं ही से बेदखल करवा दूंगी। इतना सोचकर शनाया अपने कमरे में सोने चली जाती है और फिर अगले दिन सीढ़ियों से उतरते हुए मैं सीढ़ियों से गिरने का ऐसी एक्टिंग करती हूँ कि जैसे अरुणिता ने मुझे धक्का दे दिया हो। फिर शनाया खुद सीढ़ियों पर लुढ़कते हुए नीचे गिरने की एक्टिंग करती है। शेखर, देखो तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ क्या किया। मैंने शनाया को नहीं धकेला, वो खुद ही गिर गई। नहीं शेखर, इसने मुझे धक्का दिया। तुम्हारी बीवी से मुझे जान का खतरा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? रुको। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, मॉडर्न गर्लफ्रेंड या प्रेग्नेंट बीवी। इसमें डिसाइड क्या करना? मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मॉडर्न गर्लफ्रेंड है। अरुणिता, मैं तुम्हें बेदखल करता हूँ। आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं आपकी बच्ची की माँ बनने वाली हूँ। मैं अपनी मॉडर्न गर्लफ्रेंड के लिए अपनी प्रेग्नेंट बीवी को भी बेदखल कर सकता हूँ, और मैंने तुम्हें बेदखल कर दिया है। चलो जाओ यहाँ से। मैं इसे घर से बाहर निकालती हूँ। शनाया अरुणिता को घर से बाहर निकाल देती है। अरुणिता रोती रोती अपने मायके चली जाती है। माँ, शेखर मॉडर्न गर्लफ्रेंड ले आए और मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कभी शेखर के पास नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, ससुराल से लड़की की अर्थी ही निकलती है। शेखर के पास वापस लौट जा, हम तुझे नहीं रख पाएंगे। माँ, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ बेटी, अपने पति के पास लौट जा। फिर अरुणिता रोते हुए सड़क पर आ जाती है और एक किनारे बैठ जाती है। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी एक औरत अरुणिता के पास आती है। क्या हुआ? आप इस हालत में यहाँ बैठकर क्यों रो रही हैं? मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। पर क्यों? अपनी मॉडर्न गर्लफ्रेंड के लिए। इतना कहते ही अरुणिता बेहोश हो जाती है और फिर उसकी आंखें एक एनजीओ में खुलती हैं। घबराओ मत, तुम हमारी महिला एनजीओ में हो। अब बताओ कौन है तुम्हारा पति? हम उसके घर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, तुम्हें तुम्हारा हक दिलाएंगे। नहीं, उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे बच्चे को भी बेदखल कर दिया है। अब मैं उनके साथ कभी नहीं रहूंगी। मैं खुद अपना पालन पोषण करूंगी। ये सही फैसला लिया तुमने। हमारी एनजीओ में काफी औरतें काम करती है, पर हम तुम्हारे पति को छोड़ेंगे नहीं। उसका पता बताओ। नहीं, मुझे किसी को कुछ नहीं कहना है। जिसके बाद से अरुणिता एनजीओ में रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति सभी परिवार वालों को शेखर की हरकत के बारे में बताती है। हम 1 घंटे के लिए घर से बाहर क्या चले गए? तूने मॉडर्न गर्लफ्रेंड के लिए प्रेग्नेंट बीवी को बेदखल कर दिया। बेटा, अब हमें भी भूल जा कि तेरा कोई परिवार भी है। आज से इस घर में कोई तुझसे बात नहीं करेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम को, शनाया बहुत थक गया हूँ, एक कप कॉफी दो ना। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, तुम खुद बना लो। कैसी बात कर रही हो? हम लोग शादी करने वाले हैं, फिर तो घर तुम्ही को संभालना पड़ेगा। शादी? खुद की उम्र देखो, मेरी उम्र देखो। मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़े से एंजॉयमेंट के लिए थी। अब मैं जा रही हूँ। शनाया, क्या कर रही हो तुम? बाय बाय। जिसके बाद शनाया शेखर को छोड़कर चली जाती है और पूरे घर में शेखर अकेला हो जाता है। तभी शेखर पास पड़े क्रेडिट कार्ड का बिल देखता है। शनाया ने क्रेडिट कार्ड से 50 लाख खर्च किए हैं। हे भगवान, मैं तो लूट गया। मेरी फैमिली मुझे छोड़कर चली गई, मॉडर्न गर्लफ्रेंड भी छोड़कर चली गई, प्रेग्नेंट बीवी को तो मैंने ही अपने हाथों से भगा दिया।
मैं तो बर्बाद हो गया। शेखर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए अरुणिता का पता कहीं से भी पता करके एनजीओ आ जाता है। प्लीज अरुणिता, मेरे साथ चलो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। प्लीज मेरे साथ चलो। नहीं, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी और अपने बच्चों का पालन पोषण भी खुद करूंगी। अरुणिता, मेरे साथ ऐसा मत करो। शेखर, चले जाओ यहाँ से। तभी एनजीओ की औरतें आती हैं। पकड़ो इसे। यही है जिसने मॉडर्न गर्लफ्रेंड के लिए प्रेग्नेंट बीवी को बेदखल किया। मारो इसे। जिसके बाद एनजीओ की औरतें शेखर को खूब मारती हैं और उसका चेहरा काला करके सड़क पर छोड़ देती हैं।